यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए, कैसे हैं आप सब लोग? बेटे ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। कई जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जो है वो हमारे एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स की जो वैकेंसीज आई हैं तो उनके उसका जो स्क्रीनिंग का पेपर है उसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन बैच हमारा स्टार्ट किया हुआ है। हमारा जो ऑनलाइन बैच है उसके अंदर आपको जो है जो अपना सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो पेपर है कॉमर्स का, तो उसकी पूरा का पूरा जो है वो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और साथ में उसका सबका वीडियो लेक्चर जो है वो मिलेगा। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एचपीएससी की जो हमारी सिलेबस जो है कॉमर्स पीजीटी का, तो उसके दो सेगमेंट है, एक है पार्ट 1, एक है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर बेसिकली आपका बिजनेस स्टडी एंड मैनेजमेंट का टॉपिक दिया हुआ है और पार्ट 2 के अंदर आपको पूरा का पूरा अकाउंटेंसी का टॉपिक जो है वो दिया हुआ है। तो हमने दोनों पार्ट जो है वो साइमल्टेनियस स्टार्ट कर दिए हैं। पार्ट नंबर 2 के अंदर हम ऑलरेडी जो है वो 3 लेक्चर लगा चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक ऑफ अकाउंटिंग पूरा कर लिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक और उसके क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक वो हमने कवर किए, साथ में ऑब्जेक्टिव वो कवर किया और साथ में बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी तीनों में क्या रिलेशन है, तीनों में क्या डिफरेंसेस है वो हमने कवर कर लिया। वही अगर बात करेंगे हम अपने पार्ट नंबर 1 का, तो वहां पे हमने मैनेजमेंट का टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया, जिसके अंदर हम लोगों ने जो है बिजनेस प्रोफेशन एम्प्लॉयमेंट उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करी थी, जिसको डिटेल में आज नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो पढ़ने वाले हैं। अब आज की वीडियो जो है वो डेडिकेटेड है हमारे पार्ट 2 के लिए, डेट इज फॉर अकाउंटेंसी, अकाउंट्स के लिए जो है हम लोग ये वीडियो को बना रहे हैं। अभी तक हम लोग जो है वो क्या कर चुके हैं, अकाउंटिंग क्या है वो हम लोग पूरा का पूरा पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो है हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था और उसके साथ में हमने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव देख लिए थे। मतलब इतना हमने कर लिया कि हमको इतना मालूम हो गया कि अकाउंटिंग जो वो क्या होती है, और उसके साथ में हम लोग जो है अकाउंटिंग साइकिल के बारे में भी जो है वो पढ़ चुके थे, क्योंकि अकाउंटिंग साइकिल जो कि पूरे साल चलती रहती है, जो कि स्टार्ट होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन से और एंड होती है बाय प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फिर ये लगातार पूरे साल जो है वो चलती रहेगी। अब आज के वीडियो के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, आज के वीडियो में हम लोग जो है वो देखने वाले हैं कि अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। सर, अकाउंटिंग का जो मेन पर्पस है वो है टू एस्टिमेट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करना है, एस्टिमेट करना, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एस्टिमेट करने के लिए आपके पास में जो है टोटल मिला के 3 तरह के जो है वो तरीके अवेलेबल है। मतलब 3 तरह के बेसिस अवेलेबल, जिनके बेस पर आप जो है वो क्या करते हो, अकाउंटिंग करते हो। एक होता है आपका कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग या कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, एक होता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जिसको बोलते हैं एक्रूअल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, और एक तीसरा और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ओके, तो जनरली जो अपने चलते हैं वो चलता है या तो कैश चलता है या फिर अपना चलता है कौन सा, मर्केंटाइल वाला। ओके, कैश भी वैसे बहुत ही कम लोग जो है उसको मतलब कंसीडर करते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। ओके जी, अब आज हम लोग जो है वो क्या करेंगे, हम ये तीनों के तीनों जो हमारे बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है इसको हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे, इसको हम कवर करेंगे पूरा का पूरा। ओके, इसको पूरा अपने को आज की वीडियो के अंदर जो है वो पढ़ना है। ओके, लेक्चर को शुरू करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और प्रोवाइड करवा दूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फैब के अंदर इसका पेपर होने वाला है। ओके, तो फैब के आई थिंक मिड में, मतलब 15 फरवरी के आसपास जो है, 15-16 फरवरी के आसपास इसका पेपर जो है वो हो जाएगा। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सीरियस रीडर्स हैं और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे भी तैयारी करनी है, तो आप हमारे डेमो लेक्चर देख लीजिए एक बार। तो हम जो अपना 100 नंबर का जो पेपर आना है, जैसे 150 नंबर का टोटल पेपर है, उसमें 100 नंबर का जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है उसकी पूरी तैयारी करवाएंगे। तो अगर आप सही में सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, तो आप हमारा कोर्स अवेल कर सकते हैं। नीचे नंबर दिए, इस पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। ओके जी, मतलब मैं सिर्फ इंटीमेट करवाऊंगा स्टार्टिंग में, ताकि कल को ये ना हो कि यार आपको कोर्स अवेल करना था या आपको जो है पढ़ाई करनी थी बट आपको पता ही नहीं था कि हम लोग बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ ये डेमो लेक्चर से बेसिकली, या डेमो लेक्चर क्या बोलूं, मतलब ये एक इंटीमेशन है कि आपको मालूम हो जाए बस, ठीक है ना। या अगर आपके कोई भाई बंधु है जो तैयारी कर रहे हैं अभी एचपीएससी पीजीटी कॉमर्स के लिए, तो आप उनको जो है कंसीडर करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं, ठीक है ना जी सर। चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक जो आज का है वो है बेसिस फॉर अकाउंटिंग। अगर बात करेंगे बेसिस फॉर अकाउंटिंग का, तो इसके अंदर अपने को जो आज पढ़ना है वो पढ़ना है ये 3 चीजें। एक पढ़ना है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक पढ़ना है एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और एक पढ़ना है हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके जी, इसको पढ़ने के लिए पहले हम लोग एक बार दोबारा से बैक फ्लैश में जाएंगे और हम देखेंगे हमने ऑलरेडी क्या कुछ पढ़ा हुआ है। हम लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा था, ध्यान देना आप, हम लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर जो है वो पढ़ा था अकाउंटिंग की डेफिनेशन, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था अकाउंटिंग जो स्टार्ट होती है बाय आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग जो है फाइनेंशियल नेचर की जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उनको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद हम उनको मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी, एंड देन उसके बाद में क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं। अब आज एक बार उसी प्रोसेस के ऊपर मैं आपको लेके जा रहा हूं, थोड़ा सा 5 से 10 मिनट में लगाऊंगा उस प्रोसेस में, कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बताऊंगा, फिर हम आएंगे अपने बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे। ठीक है, देखो एक बात समझ लेना, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं ना, तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग का जो मेन एम है वो है टू कंप्यूट द, मेन एम
वैसे तो अकाउंटिंग की मदद से हम लोग जो है वो क्या करें, रिकॉर्डिंग करें सभी ट्रांजैक्शंस का, हमारे पास में सारा जो है वो क्या रहेगा, रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं, ये भी एक फायदा है अकाउंटिंग का। लेकिन जो सबसे बड़ा फायदा वो ये होता है, अकाउंटिंग करते हैं टू कंप्यूट द प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट या लॉस को कंप्यूट करने के लिए। और जब आप प्रॉफिट या लॉस का कंप्यूटेशन करते हैं, उस कंप्यूटेशन करने के लिए आपके पास में या तो आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो, या आप एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हो, और या फिर आप हाइब्रिड और मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को भी जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ओके जी, अब एक बार के लिए आप बैक फ्लैश में आइए और शुरुआत करते हैं हम दोबारा से कि अकाउंटिंग का जो प्रोसेस था या अकाउंटिंग के जो स्टेप्स थे, हमने उसके अंदर क्या पढ़ा था। तो अकाउंटिंग की आपको डेफिनेशन जो मैंने पढ़ाया था फर्स्ट लेक्चर में, आपको मैंने बताया था अकाउंटिंग एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग जो कुछ स्टेप को फॉलो करते हैं। आओ हम क्या क्या करते हैं, ध्यान देना। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में पहला, सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन जो किस नेचर की है, फाइनेंशियल नेचर की। तो जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है, जिसका फाइनेंशियल एस्पेक्ट है या जिसको मनी के तौर पे हम लोग मेजर कर सकते हैं, हम पहले ऐसी ट्रांजैक्शंस को जो है वो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो हमने पहले देख लिया, जैसे अगर मान लीजिए हमने जो है वो गुड्स परचेज करी, तो हमने जो है परचेज करी गुड्स फॉर कैश ₹1000। तो आप एंट्री क्या करेंगे, पहले ये बताइए, पहले ये बताओ क्या ये एक ट्रांजैक्शन है या नहीं है। हाँ जी सर ये एक ट्रांजैक्शन है। और क्या ये ट्रांजैक्शन का फाइनेंशियल इंपैक्ट है या नहीं है। हाँ जी सर फाइनेंशियल इंपैक्ट है, क्योंकि अगर आप जो गुड्स को परचेज करोगे 1000 रुपए के अंदर, तो 1000 रुपए से कैश हमारा कम हो जाएगा और 1000 रुपए से हमारा स्टॉक जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है या नहीं है, जी बिल्कुल है। तो क्या ये ट्रांजैक्शन है, जी। क्या इसकी अकाउंटिंग होनी चाहिए, यस सर होनी चाहिए। तो सबसे पहला काम जो होता है वो ये होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है हम उसको देखेंगे क्या उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है या नहीं है। अगर उसका फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, ट्रांजैक्शन है बट फाइनेंशियल इंपैक्ट नहीं है, तो उसकी रिकॉर्डिंग जो है हम कभी भी नहीं करते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन है जिसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है, तो उसकी जो है वो रिकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, तो अब हमने सबसे पहला काम जो है वो क्या किया, अकाउंटिंग में हमने आइडेंटिफाई किया ऐसे बिजनेस ट्रांजैक्शन को जिनका जो किस नेचर की थी, फाइनेंशियल नेचर की थी। ठीक है, उसके बाद अब आइडेंटिफाई करने के बाद में हम जो है वो क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट। जब आपने गुड्स परचेज करी होगी कैश में 1000 रुपए की, तो आपको इसके बदले में जो है कैश का कुछ इनवॉइस मिला होगा, बेसिकली देसी भाषा में आपको बिल मिला होगा। आपने 1000 रुपए का जब सामान परचेज किया तो आपको बदले में जो है वो क्या मिला, बिल मिला होगा जी। उस बिल के बेस पर आप आइडेंटिफाई कर लेते हो, उस बिल के बेस पर आप आइडेंटिफाई करते हो कि ये ट्रांजैक्शन जो है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। सबसे पहला काम आपने आइडेंटिफाई कर लिया ट्रांजैक्शंस को, और वो ट्रांजैक्शन जो फाइनेंशियल नेचर की है आपने उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप आपका ये होता है, आइडेंटिफाई करने के बाद अब आपको मालूम है कि अब कहानी आगे बढ़ेगी। अब अपने को इस ट्रांजैक्शन को जो है वो क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करेंगे जो हमारा प्राइमरी बुक है उसके अंदर हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं वाउचर। अब ध्यान से आना, यहां पे मैंने एक नया स्टेप और डाल दिया जिसके अंदर जो है वो आ गया प्रिपरेशन ऑफ द वाउचर। अब ये क्या है, वाउचर बेसिकली क्या होता है, एविडेंस होता है। ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने मुझसे 1000 रुपए की गुड्स जो है परचेज करी। ठीक है, आपने कोई भी गुड्स जो है परचेज करी, एग्जांपल के तौर पे ये आपने 1000 रुपए को, ये एक वॉलेट है। ठीक है, ये 1000 रुपए का था वुडलैंड का, तो आपने मुझसे जो है ये आपने क्या कर दिया, परचेज कर लिया। हाँ पैसे नहीं दूंगा इसमें से, ठीक है, खाली एक था। ओके, और न्यू आपने मुझसे जो है वो ये क्या किया, परचेज किया। जब आप मुझसे ये परचेज करेंगे तो आप मुझे 1000 रुपए देंगे। हाँ जी सर बिल्कुल देंगे। और उस 1000 रुपए के बदले में मैं आपको ये वॉलेट दूंगा जी, और साथ में मैं आपको एक बिल काट के दे दूंगा। ये मैंने जो है वो आपको बिल दे दिया, ये एक बिल था और मैंने आपको काट के दे दिया। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपने मुझसे ये वॉलेट को परचेज किया, 1000 रुपए आपने इसका मुझे पे किया, मैंने बदले में आपको वॉलेट दिया और साथ में मैंने आपको बिल काट के दे दिया। ये जो बिल मैंने आपको दिया, दिस इज ए वाउचर। ये क्या है जी, वाउचर है। ये है आपका सोर्स वाउचर। ये क्या है, सोर्स वाउचर। जब कभी भी आप, अब देखो मैं तो एंट्री कर दूंगा, मैं ये बिल काटूंगा और इसकी कार्बन कॉपी और बनाऊंगा। ओरिजिनल बिल तो मैं आपको दे दूंगा, कार्बन कॉपी अपने पास रख लूंगा, और मैं मेरी किताबों में एंट्री करूंगा। क्या करूंगा कि मैंने तो सेल कर दी, तो मैं करूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरी एंट्री हो गया। अब आप जो एंट्री करेंगे अपनी बुक्स में, आप क्या करोगे, परचेजेस, क्योंकि आपने तो सामान परचेज किया, तो आप एंट्री करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जी। अब जब आप एंट्री करते हो तो हर एंट्री के सपोर्ट में कोई ना कोई आपके पास में क्या होना चाहिए, एविडेंस होना चाहिए, एंड दैट एविडेंस इज नोन एज द वाउचर। क्या बोलते हैं उसको,
वाउचर। तो जब कभी भी आप फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करने के बाद उसका रिकॉर्ड करने की सोचते हो तो उसके बदले में आपके पास में कुछ ना कुछ नेसेसरी एविडेंस होने चाहिए। ओके, तो आपने मुझसे वॉलेट परचेज किया, मैंने बदले में आपको जो है वो क्या कर दिया, एक वाउचर काट के दे दिया था। अब ये वाउचर जो है ये आपके लिए क्या करेगा, एविडेंस का काम करेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, जब कभी भी हम कोई भी गुड्स को क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी एंट्री जो है वो करते हैं वाउचर में। ठीक है, हम जनरल में भी एंट्री नहीं करेंगे, हम करते हैं वाउचर में। हालांकि रियल लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं होता है, ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं। रियल लाइफ में तो सीधा जनरल में एंट्री होगा, फिर उसके बाद में ऑलरेडी चला जाता है आपके लेजर में, फिर वहां से आपका सीधा इंपैक्ट आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। बट एक बार किताबी ज्ञान है तो अपने को पढ़ के तो किताबी ज्ञान ही जाना पड़ेगा। और किताबी ज्ञान जो है वो ये बोलता है कि जब कभी भी फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, देन सबसे पहले आप उसकी एंट्री करोगे किसमें, वाउचर में। अब वाउचर जो है वो दो तरीके के हैं। पहला जो वाउचर, एक होता है सोर्स वाउचर। क्या होता है, सोर्स वाउचर, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा जो है वो होता है अकाउंटिंग वाउचर। अब देखो, आपने मुझसे सामान परचेस किया, आपने ये वॉलेट मुझसे जो है वो क्या किया, परचेस किया था, और मैंने आपको ये बिल जो है वो काट के दे दिया था। अब जब मैंने आपको ये बिल काट के दिया तो ये आपके लिए काम करेगा एज ए सोर्स वाउचर का। ये क्या काम करेगा, सोर्स वाउचर का। और इस सोर्स वाउचर के बेस पर आप जर्नल के अंदर जो है एंट्री रिकॉर्ड कर दोगे, और आपके द्वारा जो एंट्री रिकॉर्ड किया जाएगा वो क्या किया जाएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके द्वारा ये एंट्री जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। अब सोर्स वाउचर के साथ में एक वाउचर और होता है, थ्योरेटिकल बात है, थ्योरी ही है बस, प्रैक्टिकली आपने देखा ही नहीं होगा। ठीक है, जिसने बैंक, जो सीए है या बैंक ऑडिट जिसने की हुई है उनको शायद थोड़ा बहुत मालूम हो, अनलेस अनटिल जो है आपने कभी ये नहीं देखा होगा। हाँ, सोर्स वाउचर आपने देखा होता है, जब कभी भी आप कोई भी सामान परचेस करते हो, आपने कोई फोन परचेस किया, ठीक है, तो आपको बदले में जो है वो क्या मिलता है, कोई ना कोई बिल मिलेगा। तो बिल ऐसे वाउचर के तौर पे काम करेगा, ऐसे एविडेंस के तौर पे काम करेगा। अब इंपॉर्टेंट बात, सोर्स वाउचर क्या है पहले इसके बारे में बता दूं। सेकंड जो स्टेप था वो था प्रिपरेशन वाउचर। वाउचर क्या, एन एविडेंस है किसी भी ट्रांजैक्शन का, कोई भी ट्रांजैक्शन आपने जो करी है उसका एक एविडेंस है। ओके, अब सोर्स वाउचर जो है वो क्या, डेट इज कैश मेमो हो गया, इनवॉइस हो गया, बिल हो गया, रिसीट हो गया, एक्सेट्रा। ये तो नेक्स्ट पार्टी जनरेट करके देती है। जैसे आप अपनी बात करोगे तो आपके पार्ट में नेक्स्ट पार्टी मैं हो गया, तो मैंने आपको सामान बेचा, मैंने ये वॉलेट आपको बेचा, तो मैं बिल काट के आपको दूंगा, और ये बिल आपके लिए एज ए सोर्स वाउचर का काम करेगा। ओके जी, अब एक इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे बताऊंगा आपको। अब आप जो है अपनी किताबों के अंदर क्या करने वाले हो, एंट्री करोगे। कई बार हम लोग जो है वो क्या करते हैं, एक अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करते हैं। आप करोगे भी, क्योंकि आपने मुझसे सामान परचेस किया ना। अब आप जो है वो क्या करोगे, एक अकाउंटिंग वाउचर क्रिएट करोगे। मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने तो डायरेक्टली बिल काट के आपको दे दिया और मैंने बुक्स में एंट्री कर दी। क्या एंट्री करी मैंने की, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सीधा एंट्री चढ़ा दिया। आपने सामान मुझसे परचेज किया था, आप भी डायरेक्टली एंट्री करोगे, और क्या करोगे, आप ये एंट्री करोगे क्या, इस वाउचर के बेस पर। बोलो क्या एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट बीच में एक अकाउंटिंग वाउचर और आ जाएगा। जब आप जर्नल में एंट्री कर रहे होगे ना, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो सपोर्ट के तौर पे ये आप सोर्स वाउचर को लेके चल सकते हो। ओके, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ना एक अकाउंटिंग वाउचर और आता है, एक थ्योरेटिकल टर्म है, एक बार समझ लो बस इसको। ये क्या होता है, जब कभी भी आप मुझसे कोई सामान कैश में या उधार में परचेस करोगे, तो जब आप रिकॉर्डिंग करने जाओगे ना, तो आप उसको एक प्लेन पेपर पे और लिख लोगे, एक वाउचर और, वो डॉक्यूमेंट आप खुद बनाओगे, उस पे लिख लोगे। उसका मेन पर्पस सिर्फ ये होगा कि जर्नल के अंदर कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, उसको एक बार अलग से लिख लिया जाएगा। और जहां पे आप उसको लिखोगे उसको बोलते हैं आप लोग क्या, अकाउंटिंग वाउचर। क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग वाउचर। ये सोर्स वाउचर किसने दिया, मैंने आपको दिया। मतलब नेक्स्ट पार्टी जो होती है जिससे हम ट्रांजैक्शन करते हैं, वो पार्टी मुझे बिल काट के देगी। दिस इज नोन एज अ सोर्स वाउचर। लेकिन जो अकाउंटिंग वाउचर है वो आप खुद प्रिपेयर करोगे। किस पर्पस के लिए, सिर्फ अकाउंटिंग पर्पस के लिए। किताबों के अंदर कौन सा अकाउंट डेबिट करना है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, इस बात के लिए आप जो वाउचर क्रिएट करते हो, दैट इज नोन एज अकाउंटिंग वाउचर। आओ थोड़ा सा पढ़ा दूं। अकाउंटिंग वाउचर क्या, इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोर्स वाउचर। ये कहां से प्रिपेयर होगा, इस वाउचर से प्रिपेयर होगा। जो सोर्स वाउचर है इससे प्रिपेयर होगा। शोइंग द अकाउंट हैड डेबिटेड एंड क्रेडिट, ये बताएगा कि कौन सा अकाउंट जो है वो डेबिट करना है, कौन सा क्रेडिट। नीचे मैंने लिखा, ये हम सेल्फ क्रिएट करते हैं। जो आपका अकाउंटिंग वाउचर होता है ये आप खुद से क्रिएट करते हैं, और इसका जो पर्पस होता है वो सिर्फ ये देखना होता है कि विच अकाउंट इज टू बी डेबिटेड एंड विच अकाउंट इज टू बी
क्रेडिटेड। आगे पूरा का पूरा वाउचिंग का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको प्रॉपर करवाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सिर्फ बस ये ध्यान रखिएगा कि अकाउंटिंग वाउचर क्या होता है। तो अकाउंटिंग वाउचर जो है वो हम सेल्फ जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, और इसका जो पर्पस होता है वो क्या होता है, सिर्फ ये देखना कि विच अकाउंट, कौन से अकाउंट को डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है। अभी तक 2 स्टेप हो गया अकाउंटिंग में। सबसे पहला स्टेप ये था, आइडेंटिफाई किया ट्रांजैक्शन जो इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट है, जो फाइनेंशियल नेचर की है। सेकंड जो स्टेप था वो क्या था, प्रिपेयर करेंगे क्या, प्रिपरेशन ऑफ द वाउचर। वाउचर क्या है, एन एविडेंस है ट्रांजैक्शन का। वाउचर 2 तरीके का, एक है सोर्स वाउचर जो अगली पार्टी हमको प्रोवाइड करेगी, एक अकाउंटिंग वाउचर जो हम खुद सोर्स वाउचर की मदद से जो है वो क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि जर्नल के अंदर जब हम एंट्री करेंगे तो कौन सा खाता डेबिट करना है, कौन सा खाता क्रेडिट करना है, बस दैट्स ऑल। तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब वाउचर को प्रिपेयर करने के बाद अगला जो स्टेप आता है, अब आएगा रिकॉर्डिंग करना। नेक्स्ट आप जो है वो क्या करने वाले हो, रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग करेंगे इन द बुक्स ऑफ द ओरिजिनल एंट्री। जो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री है उसके अंदर आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। ओरिजिनल एंट्री की बुक्स जो है वो 2 तरह की होती है। अगर बिजनेस का साइज जो है वो होता है स्मॉल, तो एंट्री जो है वो की जाएगी किसमें, जर्नल में। लेकिन अगर बिजनेस का साइज जो है वो क्या है, बिग है, तो एंट्री जो है वो एक सिंगल जर्नल में ना करके हम वेरियस सब जर्नल बना लेंगे या वेरियस स्पेशल जर्नल्स बना लेंगे, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, सब्सिडरी बुक। ये भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही है, बस फर्क ये है अगर बिजनेस का साइज छोटा है तो एक सिंगल जर्नल बनाया जाएगा, क्रोनोलॉजिकल मतलब टाइमली बेसिस पे उसमें एंट्री जो है वो डाल दी जाएंगी, ये सब होगा, और साथ में जो है नरेशन भी दिया जाएगा। लेकिन अगर बिजनेस का साइज बिग है तो एक सिंगल जर्नल से काम नहीं चलने वाला है, तो वहां पे हमको जो है सब जर्नल या स्पेशल जर्नल्स को जो है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिनको सब्सिडरी बुक्स भी बोला जाता है। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये आ गया, सबसे पहले रिकॉर्डिंग जो है वो कहां हो रही है, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जब आप बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्डिंग करोगे तो इनको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं, ये तो मालूम है कि जर्नल को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है, बट व्हाई, क्यों बोला जाता है, तो उसका रीजन मैंने लिखा। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वो बुक होते हैं इन विच, जिसमें ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ए वाउचर और ए सोर्स डॉक्यूमेंट। वाउचर से या सोर्स डॉक्यूमेंट से का वाउचर या सोर्स डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस लेके हम लोग पहली बार बुक में जो एंट्री करेंगे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो क्यों बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, ये समझ लेना। द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इससे बोलते हैं क्योंकि ये वो बुक होती है, द बुक इन विच, जिसमें ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसमें ट्रांजैक्शन को पहली बार रिकॉर्ड किया जाता है फ्रॉम ए, कहां से, फ्रॉम ए वाउचर और द सोर्स डॉक्यूमेंट, इसलिए इनको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जो है वो बोला जाता है। अब जब आपने रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्डिंग करने के बाद आप करते हो क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन मतलब आप जो है उसको पोस्टिंग करोगे लेजर में। ओके, लेजर को जो है वो बोला जाता है प्रिंसिपल बुक। लेजर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, प्रिंसिपल बुक। आप पोस्टिंग करेंगे लेजर में, लेजर इसे प्रिंसिपल बुक बोला जाता है। अब इसको प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं, क्योंकि जर्नल में तो आपने सभी एंट्री एक ही जगह डाल दी, परचेस की एंट्री एक जगह, सेल की एंट्री एक जगह, परचेस रिटर्न की एंट्री एक जगह, सेल्स रिटर्न की एंट्री एक जगह, या उसके कोई एसेट्स को परचेस करिए उसकी एंट्री एक जगह, एसेट्स का के लिए कोई पेमेंट करिए उसकी एंट्री एक जगह, कोई अगर आपने लायबिलिटी का पेमेंट किया उसकी एंट्री एक जगह, कोई लायबिलिटी जनरेट हुई है उसकी एंट्री एक जगह, ये सारी एंट्री एक ही जगह होती है। लेकिन अब वहां से हम क्या करते हैं, एक तरह की जो ट्रांजैक्शंस होती है उनको एक सेपरेट अकाउंट के अंदर प्लेस करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन करना, या हम कहां पे करते हैं, वो सब लेजर में करते हैं। अब बात आती है पोस्टिंग टू द लेजर की। अब यहां पे क्या होगा, लेजर को इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट जो है वो बोला जाता है। लेजर को हम क्या बोलते हैं, इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट जो है हम बोलते हैं। अब इसको प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन विच ऑल द ट्रांजैक्शंस अल्टीमेटली फाइंड देयर प्लेस अंडर देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट, क्योंकि यहां पे जो है हर जो ट्रांजैक्शन है वो अपने रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर जो है प्लेस कर दी जाती है। मतलब एक हर उसका एक सेपरेट अकाउंट जो है वो हम क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, और वो जो सेपरेट अकाउंट हमारा जो प्रिपेयर होगा उसके अंदर हम लोग जो है वो एंट्रीज जो है वो क्या कर देंगे, इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो सेकंड जो स्टेप आपने किया वो क्या किया, पोस्टिंग कर दिया, किसमें, लेजर में। तो एक जैसी जो ट्रांजैक्शंस थी उन सभी ट्रांजैक्शंस को हमने जो है वो लेजर में क्या किया, पोस्ट कर दिया। और पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि लेजर को क्या बोलते हैं, तो लेजर को हम लोग जो प्रिंसिपल बुक जो है वो बोलते हैं। व्हाई, क्योंकि लेजर के अंदर एक जैसी जो भी ट्रांजैक्शंस होती है उन सबको एक ही जगह पे रिस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर प्लेस कर दिया जाता है। जैसे परचेज अकाउंट बनेगा तो परचेज की जितने भी एंट्री है वो सारे के सारे परचेज अकाउंट के अंदर जो है वो चले जाएंगे, इस तरीके से।
अब लेजर पोस्टिंग हो गया, यहां तक का जो काम था ये काम आपका जो है वो चलता है पूरे साल होगा। जब साल खत्म होगा तो एट द एंड में हम लोग जो है वो क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं किसका, लेजर का। लेजर की बैलेंसिंग करने के बाद में फिर वो जो भी बैलेंस आएगा, चाहे आपका डेबिट बैलेंस आए चाहे आपका क्रेडिट बैलेंस आए, ये सब बैलेंस आएगा कहां पे, इसके ट्रायल बैलेंस में। इसके बेस पर आपने प्रिपेयर कर लिया ट्रायल बैलेंस, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले फर्स्ट क्लास में। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के बाद फिर वहां से बनता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से आपका निकलेगा ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस, ये जाएगा आपके पी&एल अकाउंट में। फिर आपका पूरा पी&एल अकाउंट प्रिपेयर होगा और वहां से निकल के आएगा आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और ये नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है वो जाएगा कहां पे, बैलेंस शीट में, जो कि बताएगी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब हमारा जो मेन पर्पस होता है, जनरली हर बिजनेस यही देखना चाहता है, हर बिजनेसमैन का मेन उद्देश्य जो है वो जनरली यही देखना है। वो फाइनेंशियल पोजीशन पे इतना फोकस नहीं करता, उसका मेन फोकस होता है प्रॉफिट के ऊपर। वो ये देखना चाहता है कि भाई प्रॉफिट जो है वो कितना निकला, कितना आया, या इस साल जो है वो कितना लॉस हमको जो है वो उठाना पड़ा। अब प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करना है। अब उसके लिए क्या क्या स्टेप है आप बता दो एक बार के लिए। सबसे पहले फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने जो है वो क्या किया, प्रिपेयर किए वाउचर्स के बेस पर हमने रिकॉर्डिंग किया किसके, जर्नल में। फिर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया लेजर्स में। लेजर्स के बाद में फिर हमने जो है वो क्या कर, लेजर को प्रिंसिपल बुक भी बोलते हैं, ध्यान रखना। फिर उसके बाद में हमने जो है वो क्या किया, जो भी बैलेंस वो थे हमारे सेपरेट अकाउंट से, उनका हमने बैलेंसिंग किया। वो जो बैलेंसिंग किया, लेजर्स की बैलेंसिंग करने के बाद में उनका जो बैलेंस आएगा उसको हम जो है वो क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस में डालेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर उसके बेस पर बनेगा पी&एल अकाउंट, और लास्ट में बना लेंगे हम लोग क्या, बैलेंस शीट। अब मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो हमने अभी सुबह देखा, सुबह का मतलब अभी क्लास के स्टार्टिंग में देखा कि ये बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये क्या है। मैंने आपको शुरू में बोलता बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बताएगा कि किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करना, उसके लिए आपको बेसिकली ये क्या बताएगा, एक बेस बताएगा। अब ध्यान देना भाई, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वो इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, ये है, आओ। आपने आइडेंटिफाई किया, फिर मनी में मेजरमेंट आइडेंटिफाई प्लस में उसको मनी के तौर पे मेजर कर लिया। फिर उसके बाद में जो है आपने प्रिपेयर करे किसको, वाउचर्स को। वाउचर के प्रिपरेशन के बाद आपने उसको जो है वो क्या किया, रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग करेंगे किस में, इन जर्नल या वेरियस सब्सिडरी बुक्स में। रिकॉर्डिंग के बाद में आपने जो है उसको लेजर के अंदर पोस्टिंग किया, क्लासिफिकेशन किया, फिर उनका बैलेंसिंग किया। बैलेंसिंग करने के बाद में आपने जो है प्रॉफिट या लॉस को जो है वो क्या कर लिया, कंप्यूट कर लिया। अब ध्यान देना, ये प्रॉफिट लॉस को हमको अल्टीमेटली जो है वो क्या करना है, कंप्यूट करना है। और यहां तक का जो काम है ये सब आता है किसके अंदर, आपके अकाउंटिंग में। इनफैक्ट ये प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करना प्लस में फिर बैलेंस शीट बनाना, ये काम भी किसमें आता है, आपके अकाउंटिंग में। हाँ जी, ये काम भी अकाउंटिंग में। मैं एक बार ये बोल रहा हूं, यहां तक का ये जो काम था, ये सारा प्रॉफिट एंड लॉस निकालने तक का जो काम था, ये आपको ये आएगा किसमें, अकाउंटिंग में। और ये सब निकालने के लिए हमारे पास में 3 तरह के क्या अवेलेबल है, मेथड्स अवेलेबल है। किस तरीके से रिकॉर्डिंग करना है, किस तरीके से लेजर्स में पोस्टिंग करना है, किस तरीके से बैलेंसिंग करना है, ये सब चीज निकालने के लिए, मतलब कैसे प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करने के लिए 3 रास्ते अवेलेबल है, जिनको बोलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक रास्ता है जिसको बोलते हैं कैश बेसिस, एक है जिसको बोलते हैं मर्केंटाइल बेसिस, एक्रूवल बेसिस, और एक है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिड बेसिस। 3 तरह के रास्ते हैं, ये अपने को जो है पढ़ना है। तो इसीलिए प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना बहुत जरूरी था। तो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग के अंदर हम लोगों ने ये सब प्रोसेस देखा। अब ये जो प्रोसेस आप फॉलो करते हो, इसको फॉलो करने के आपके पास 3 ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। एक है कैश बेसिस, एक है मर्केंटाइल या एक्रूवल बेसिस, और एक है जी आपका क्या, हाइब्रिड बेसिस। ओके जी, अब आ गया हो, ध्यान दो। मेन फंक्शन जो है अकाउंटिंग का वो क्या होता है, सर अकाउंटिंग का मेन फंक्शन वैसे तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशंस को देखना, साथ में प्रॉफिट एंड लॉस को निकालना, लेकिन यहां पे हम लोग जो है ये बोल रहे हैं मेन जो मेजर जो फंक्शन होता है अकाउंटिंग का वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करना। तो मेन फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन करना कितना हमने प्रॉफिट को क्या किया, अर्न किया, और कितना हमने लॉस जो है वो उठाया, या तो प्रॉफिट कमाया या लॉस उठाया। ठीक है, बाय बिजनेस ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड। तो एक अकाउंटिंग पीरियड में बिजनेसमैन ने जो है वो कितना प्रॉफिट किया और कितना लॉस किया, ये सब आएगा किसके अंदर, आपका बताओ सर। ये सब चीजें जो है ये आती है, ये हमारा मेन पर्पस होता है किसका, अकाउंटिंग का। तो अकाउंटिंग की मदद से हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि पूरे साल के अंदर काम करके हमने कितना प्रॉफिट जो अर्न किया और कितना लॉस हमने जो है वो क्या किया है, उठाया है। यहां देखो, ओके बोलो जी सर। एंड दिस कैन बी डिटरमिन, और ये प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने का जो मेथड है आपके अकाउंटिंग वाले, और इनको हम करते हैं कैसे, दिस कैन बी डिटरमिन ईदर बाय, इसको डिटरमाइन करेंगे कैसे, ईदर बाय, या तो एक तरीका है कैश बेसिस पे, मतलब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे तो कैश बेसिस पे, या प्रॉफिट एंड लॉस आप निकालेंगे एक्रूवल बेसिस पे, या प्रॉफिट एंड लॉस को निकालेंगे ऑन हाइब्रिड
और मिक्स्ड बेसिस। इन्हीं को बोलते हैं हम लोग क्या, ये जो तीन चीजें ना, इन तीन चीजों को बोलते हैं हम लोग क्या, दीज आर नोन एज बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब मेरे ख्याल से आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे, खोपड़ी में चला गया होगा कि भाई बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्यों पढ़ना है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। तो अकाउंटिंग का बेस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करने के तीन रास्ते हैं, तीन तरीके हैं, तीन मोड हैं। क्या क्या, पहला कैश बेसिस पे कर लो, नहीं तो एक्रूअल बेसिस पे कर लो, मर्केंटाइल बेसिस पे, और नहीं तो हाइब्रिड बेसिस पे कर लो। तीनों क्या वो पढ़ देंगे, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए कि आखिर पढ़ना क्यों है, वाई यू शुड स्टडी द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है क्योंकि अपने को प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, कंप्यूट करना है। आई होप यहां तक के लिए क्लियर हो गया होगा, बोलो जी। अब तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, एक एक करके पढ़ेंगे। अब यहां पे कैश बेसिस क्या है, देसी भाषा में बता दूं आपको, बोलो बता दो सर, बता दो देसी भाषा में बताओ। पहले कैश बेसिस के अंदर ये बोलता है, देखो पहले ये बताओ एक बार, अपना मेन एम जो है वो क्या है, प्रॉफिट निकालना या लॉस निकालना जी। प्रॉफिट या लॉस कैसे निकलेगा सर, अगर देखो हमारा रेवेन्यू ज्यादा है, रेवेन्यू मतलब इनकम हमारी क्या है ज्यादा, या मैं यहां पे ये करूं, अगर इनकम जो है वो ज्यादा है और एक्सपेंसेस जो है वो क्या है, कम है, तो यहां पे क्या आएगा, प्रॉफिट। अगर इनकम आपकी जो है वो कम है, या इनकम से ना वैसे रेवेन्यू ही करना चाहिए, अगर रेवेन्यू ज्यादा है मतलब पैसा आया ज्यादा है, एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट। अगर रेवेन्यू जो है वो कम है और एक्सपेंसेस जो है वो जो क्या है ज्यादा है, तो क्या आएगा, लॉस। बोलो हाँ जी। कैश बेसिस ये बोलता है सिर्फ उन्हीं खर्चों को और उन्हीं इनकम को लेके चलना, मतलब आप जो है सिर्फ वही सेल्स को लेके चलेंगे और उन्हीं खर्चों को लेके चलेंगे जो सेल या तो एक्चुअल में आपको कैश मिल चुका है, या वो खर्चों को लेके चलेंगे जिन खर्चे की आपने एक्चुअल में कैश में पेमेंट कर चुके हो। मतलब जो खर्चा अभी उधार का है, खर्चा तो हो गया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं किया, उसको आप अपने प्रॉफिट को कंप्यूट करने में कभी भी कंसीडर नहीं करोगे। तो ये सबसे पहला बेस हो गया। प्रॉफिट निकालने का एक तरीका है कैश बेसिस। और कैश बेसिस क्या बोलता है सर, कैश बेसिस ये बोलता है सिर्फ उन्हीं खर्चों को और उन्हीं इनकम को हम लोग कंसीडर करेंगे जो या तो कैश में रिसीव हो चुकी है या कैश में पे हो चुके हैं। उधारी वाला जो भी चीज होगा उसको हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। खत्म। ये है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। सेकंड वन इज एक्रूवल और मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बोलता है, एक्रूवल या मर्केंटाइल ये बोलता है कि हम लोग जो है जब भी प्रॉफिट या लॉस को कंप्यूट करेंगे तो टोटल जो खर्चा है उसको लेके चलेंगे, चाहे वो कैश में हमने किया या अभी हमारा उधार में हमने कैश पे नहीं किया। मतलब इस साल की इनकम को कंप्यूट करते हुए इस साल के लिए जितने भी हमने खर्चे करे हैं, चाहे वो कैश में चाहे अभी उधार में, उन सबको हम लोग कंसीडर करेंगे। मतलब इनकम भी कौन सी लेके चलोगे, जो रिसीव हो चुकी है, ऐसा नहीं है जो इनकम इस साल की है, चाहे वो रिसीव हुई है चाहे वो रिसीव नहीं है, उस पूरी इनकम को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे। ये है आपका कौन सा, एक्रूवल बेसिस। और एक है कौन सा, हाइब्रिड या मिक्स बेसिस। ये तब समझ आएगा जब ये पहले दोनों आ जाएंगे, कैश वाला और मर्केंटाइल वाला। लेकिन पहले ये समझ लेना, ये तीनों के तीनों मेथड का जो मेन एम है वो यही है, प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करना है, कंप्यूट करना। क्योंकि अकाउंटिंग का मेन एम जो है वो क्या, प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करना। और प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करने के लिए तीन तरह के मोड अवेलेबल है। वन इज द कैश, अनदर वन इज द एक्रूवल एंड थर्ड वन इज द हाइब्रिड। एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे आ गया जी आपका कौन सा, कैश सिस्टम। चलो जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या, वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है एसरटेन करना, निकालना द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देयर आर टू बेस, दो बेस है अकाउंटिंग प्रॉफिट और लॉस को कंप्यूट करने की। एक है जी आपका कैश बेस और एक है कौन सा, एक्रूवल बेस। सबसे पहले नंबर पे आएगा आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बोलता है, बोलता है इस सिस्टम में इनकम आर नॉट रिकॉर्ड, इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनलेस जब तक दे आर रिसीव इन कैश। इसका मतलब आप इनकम कौन सी लोगे, देखो ऐसा हो सकता है ना कि आपने कोई इनकम कमा लिया लेकिन अभी तक मिली ना हो, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, एक्रूड इनकम होती है कुछ जी। लेकिन यहां पे ये बोलता है इनकम सिर्फ वही लेनी है जो एक्चुअल में कैश में रिसीव हुई है। जो इनकम कैश में रिसीव नहीं हुई उसको हम यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये जो सिस्टम है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो क्या बोलता है सर, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये बोलता है कि उसी इनकम को हम कंसीडर करेंगे जो अपने को कैश में रिसीव हो चुकी है। जो कैश में रिसीव हो चुकी है सिर्फ उसी इनकम को अपने को कंसीडर करना पड़ेगा। एंड सेम कौन से खर्चे को लेके चलोगे, प्रॉफिट निकालते हुए तो खर्चा भी लेकिन लेना होता है ना, क्योंकि इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करते हैं। यस, तो उसी खर्चे को लेके चलेंगे जो एक्चुअल में इस साल कैश में पे हुआ है। जो खर्चा तो हो गया था लेकिन अभी कैश में पे नहीं हुआ, उस खर्चे को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, अंडर दिस बेसिस, सबसे पहला कैश बेसिस अकाउंटिंग में बोलते हैं, कैश बेसिस अकाउंटिंग में इस बेस में इनकम को आर नॉट रिकॉर्डेड, इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे अनलेस जब तक दे आर रिसीव इन कैश, जब तक ये कैश में रिसीव ना हो। सिमिलरली इसी तरीके से एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड ओनली, एक्सपेंस को रिकॉर्ड
रिकॉर्ड करेंगे ओनली व्हेन दे आर पेड इन कैश, और एक्सपेंस को रिकॉर्ड तभी करेंगे जब ये एक्चुअल के अंदर हमने कैश में पे कर दिए हैं। इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन बोले तो उधार वाली जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको हम इग्नोर करेंगे, उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो बोला इन अदर वर्ड्स क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को, उधार वाले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे एट ऑल एंड आर इग्नोर टिल, इग्नोर करेंगे कब तक, जब तक कैश या तो रिसीव ना हो गया या उसके बदले में कैश हमने पे ना कर दिया। एक बार यहां तक के लिए देखो, कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या बोलता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग ये बोलता है कि यहां पे इनकम को रिकॉर्ड करेंगे अनलेस, इनकम को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक वो अपने को कैश में रिसीव ना होगी हो, और खर्चों को भी तब तक हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक हमने एक्चुअल में उसके लिए कैश पे ना कर दिया हो। इसका मतलब क्या हो गया कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन जो होती हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को हम यहां पे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे और उनको क्या करेंगे, पूरी तरह से इग्नोर करेंगे। कब तक इग्नोर करेंगे, जब तक अगर रिसीव्ड वाली है, इनकम वाली है, तो जब तक एक्चुअल में इनकम रिसीव ना हो गई हो, मतलब कैश, इनकम के लिए कैश मिल ना गया हो, और अगर खर्चा है तो जब तक हमने खर्चे की एक्चुअल पेमेंट ना कर दियो तब तक उसको अकाउंटिंग के अंदर हम कंसीडर नहीं करेंगे, तब तक उसके ना तो रिकॉर्डिंग करेंगे ना ही उसका क्लासिफिकेशन करेंगे। समझ में आया, बोलो जी सर। तो ये है सबसे पहला सिस्टम दैट इज नोन एज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो बोलते हैं 10 प्रॉफिट, तो यहां इसका यहां पे प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो क्या होगा, एक्सेस होगा एक्चुअल कैश रिसिप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स। तो जितना भी आपको एक्चुअल कैश रिसीव हुआ, जो भी गुड्स को सेल करके आपको कैश मिला, वो उसमें से जो है वो क्या कर दो, माइनस कर दो एक्चुअल पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, एक्सपेंस और वेजेस, सैलरी, रेंट एक्सेट्रा। तो जो भी आपको क्या हुआ, रिसीव हुआ, इसमें से माइनस कर दो जो भी आपने क्या किया, पे किया, वो जो बचेगा वो बन जाएगा आपका क्या, प्रॉफिट। तो एज पर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैसे निकलेगा, एक्चुअल कैश रिसीव माइनस एक्चुअल कैश पेड। बात खत्म, बात खत्म, कुछ भी नहीं देखना, इस साल का खर्चा है, अगले साल का खर्चा है, किसी साल का खर्चा हो, अगर पे इस साल किया ना तो इसी साल की इनकम जो आपका कैश आया है उसमें से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, खत्म। देखो क्या बोलते हैं फिर, बोलते इनकम और प्रॉफिट इज कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और यहां पे जो आपका P&L अकाउंट नहीं बनेगा, वो बनेगा आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से की मदद से आपके निकलेंगे, या तो आपको यहां पे जो है वो क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, या फिर क्या आएगा, लॉस आएगा। अब कैसे आएगा, मैं नीचे लिखा हुआ देखो, अगर रिसिप्ट जो है वो ज्यादा है, कैश आया ज्यादा और पेमेंट गई है कम, तो बाकी जो बच गया वो होगा प्रॉफिट। कैश आया पूरे साल में 100, पूरे साल में 100 का, और पेमेंट जो है वो ओनली हुई है कितने की, 70 की, तो प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 30। ओके, तो अंडर द कैश सिस्टम यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह जो है वो क्या बनेगा, देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मदद से प्रॉफिट और लॉस निकलता है, लेकिन कैश सिस्टम के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम लोग जो है वो निकालेंगे क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और वहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट की मदद से प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करेंगे। और कैसे करेंगे, अगर रिसीट जो है वो क्या है, ज्यादा है, पेमेंट कम है, तो हो जाएगा प्रॉफिट। और अगर रिसीट कम है, मान लो रिसीट जो है वो सिर्फ 80 की हुई और पेमेंट जो है वो करिए आपने 100 की, तो फिर लॉस हो जाएगा कितना, 20 का। तो ये है आपका सबसे पहला सिस्टम, सबसे पहला बेस ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो अंडर द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इनकम को तभी रिकॉग्नाइज करना है जब वो कैश के अंदर एक्चुअल में रिसीव हो गई है, और खर्चों को तभी कंसीडर करेंगे जब एक्चुअल में कैश उसके बदले में हमने पे कर दिया है। तो जो कैश रिसीव होगा माइनस में करेंगे कैश पेमेंट, जो आपके पास बचेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो वो है आपका प्रॉफिट, अगर वो नेगेटिव है तो वो क्या है, आपका लॉस। और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्यूट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना बना के हम यहां पे बनाते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और अगर रिसीट ज्यादा है पेमेंट से तो हो जाएगा प्रॉफिट, और अगर रिसीट कम है पेमेंट से तो हो जाएगा लॉस। ये है जी आपका सबसे पहला बेस ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज नोन एज अ कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। कुछ एडवांटेजेस क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। क्या है पहला, एक तो सिंपल है, रियलिस्टिक है और सेटिस्फाई है द कंजर्वेटिव इंस्टिंक्ट ऑफ मेनी पीपल। सिंपल मेथड है, क्योंकि इससे आपको मालूम है जितना कैश आया वो एक तरफ लिख लो, जितना कैश गया वो एक तरफ लिख लो, माइनस कर दो तो बचेगा प्रॉफिट या फिर बचेगा लॉस। पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। दूसरा, इट डज नॉट रिक्वायर द यूज ऑफ एस्टिमेट। यहां पे आपको कुछ एस्टिमेट, कुछ जजमेंट लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो भी खर्चा है एक्चुअल के अंदर हुआ है तो आपको जो है वो एस्टिमेट करने की जरूरत नहीं है। सभी खर्चे जो है वो कैसे हुए, एक्चुअल बेसिस पर हुए हैं। सिंपल, कितना अच्छा है जी। और तीसरा बेनिफिट ये सूटेबल है उन एंटरप्राइज के लिए, ऐसे बिजनेस के लिए सूटेबल है जहां पे मोस्ट ट्रांजैक्शन जो किसमें होती है, कैश बेसिस में। तो ये सब एडवांटेज है किसका, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का। लेकिन इसके कुछ घाटे हैं। घाटे क्या क्या है, आओ सबसे पहले पढ़ते हैं। इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर पिक्चर। ये सिर्फ ये बताएगा कि इस साल के अंदर कितना कैश आपने पे किया,
ये नहीं बताएगा टोटल खर्चा कितना। मान लो टोटल एक्सपेंस आपके जो है वो हुए थे 100 रुपए के, जिसमें से आपने अभी कैश में सिर्फ 40 रुपए जो है वो क्या कहते हैं पे करे, बाकी 60 रुपए अभी आपके आउटस्टैंडिंग पड़े हैं। लेकिन अगर आप कैश बेसिस पे चलते हो तो आप खर्चा ओनली कितना दिखाओगे बताओ जल्दी से? 100 रुपए दिखाओगे, 40 दिखाओगे, 60 दिखाओगे? सर जितना गया है उतना दिखाएंगे हम तो, सिर्फ 40 दिखाएंगे। बट ये बताइए आपका पूरे साल के अंदर खर्चा हुआ कितना है? सर पूरे साल के अंदर हमारा खर्चा जो है वो तो हुआ 100 का, लेकिन 60 अभी अनपेड है, लेकिन हम दिखाएंगे ओनली कितना? 40 का। तो क्या आपके जो P&L अकाउंट है, जो प्रॉफिट है, क्या वो सही पिक्चर आपके बिजनेस की दिखा रहा है या गलत पिक्चर शो कर रहा है? सर वो गलत पिक्चर शो कर रहा है या नहीं? है बताओ। हाँ जी सर। तो सबसे पहला इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है, इट डज नॉट गिव ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो ये करेक्ट प्रॉफिट या करेक्ट लॉस है वो कभी भी शो नहीं करता, और ये फाइनेंशियल पोजीशन जो फर्म की शो करेगा वो भी क्या होती है? गलत है। बिकॉज इट इग्नोर, क्योंकि ये इग्नोर करता है, क्या इग्नोर करता है? ये इग्नोर करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस तो हो गए थे लेकिन पे नहीं किए। जैसे ये 60 रुपए का खर्चा तो हो गया लेकिन पे नहीं किया, इसको हमने कंसीडर ही नहीं किया। ये इग्नोर करता है प्रीपेड एक्सपेंस, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो हम एडवांस से पे करते हैं, उसको ये मतलब ये बोलेगा जो खर्चा हमने एडवांस में कर दिया ये उसको कंसीडर ही नहीं करेगा। ये क्या बोलेगा? वो तो इसी, जैसे आपने इस साल जो है अगले साल की भी फीस पे कर दी तो ये तो बोलेगा इसी साल का ही खर्चा है, ये भी गलत है। एक्रूड इनकम, जो इनकम हमने कमा ली, जो इनकम हमने कमा ली लेकिन अभी तक अपने को मिली नहीं है। अब जैसे आपको जो है वो 200 रुपए आपने कमाए थे लेकिन आपको रिसीव ओनली 80 हुए, 120 नहीं हुए, तो एज पर कैश सिस्टम चलोगे ना तो वो तो ये बताएगा कि आपकी इनकम ओनली 80 की है, जबकि 120 भी तो कमा चुके हैं, अभी तक मिले नहीं है, मिल जाएंगे। लेकिन ये क्या बोलता है? ये बोलेगा नहीं मैं तो 80 शो करूंगा, क्योंकि आपको कैश में जो अभी तक रिसीव हुआ ओनली कितना हुआ? आपके टोटल रिसीट ओनली 80 की है। तो एक्रूड इनकम को नहीं लेके चलता, या कोई भी इनकम जो रिसीव हो गई एडवांस में, अगर इस साल आपको 150 रुपया मिल गया और ये 150 तो है करंट ईयर के और 50 नेक्स्ट ईयर के अगर आपको मिल गए तो ये बोलेगा इसी साल की इनकम है 150। आप बोलोगे नहीं यार ये 50 अगले साल का है, लेकिन ये बोलेगा नहीं कैश रिसीव जो इस साल हुआ वो कितना हुआ? टोटल 150 का हुआ, तो आपकी इनकम भी टोटल कितनी है? 150 है। तो इसका मतलब ये जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की भी और साथ में प्रॉफिट या लॉस की जो है वो करेक्ट पिक्चर शो नहीं करता। दूसरा, ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल होता है जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग आपको पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पे हम देखेंगे। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता है कि करंट ईयर की इनकम को कमाने के लिए जितने भी आपने करंट ईयर में खर्चे करे हैं उन सबको दिखाना चाहिए, ये मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है। लेकिन यहां पर हम क्या बोलते हैं? भाई सिर्फ उन्हीं खर्चों को शो करेंगे, बोलो बोलो, सिर्फ उन्हीं खर्चों को शो करेंगे जो कैश में हुए हैं, जो आउटस्टैंडिंग है उनको कंसीडर नहीं करते। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी जो है वो फॉलो नहीं करता, ठीक है। ये क्या करता है? इट डज नॉट फॉलो द मैचिंग प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल, एक्विजिशन ऑफ द गुड्स विल हैव टू बी ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द पीरियड इन विच पेमेंट इज मेड इंस्टेड ऑफ द पीरियड इन विच द बेनिफिट आर डिराइव्ड फ्रॉम देम। तो बोलता है कि जिस साल आप पेमेंट करते हो, ये कैश सिस्टम तो ये बोलेगा जिस साल पेमेंट किया ना उस साल का ये खर्चा दिखाएगा, ना कि, और जबकि होना क्या चाहिए? जिस साल उस खर्चे के बेस पर इनकम कमाई उस साल अपने को शो करना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो है मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता। तीसरा, देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन ऑफ प्रॉफिट। इसकी वजह से, कैश बेसिस की वजह से जो है आप अपने प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट कर सकते हो। कैसे? आपको इस साल जो है वो मिला सिर्फ 150, आपको मिला टोटल 150 रुपए मिला, जिसमें से 100 रुपए तो करंट ईयर की आपकी इनकम थी और 50 आपको मिल गई नेक्स्ट ईयर की। लेकिन अगर आपने कैश बेसिस पे आपने अगर इनकम वो करे है, अपना अकाउंट्स बनाए हैं, तो आप टोटल इनकम कितना शो करोगे? 150। लेकिन मुझे ये बताइए क्या इस साल की इनकम आपकी 150 है या ओनली 100 ही है? बोलो बोलो, क्या इस साल की इनकम आपकी 150 है या ओनली 100 है? सर अगर हम बात करें तो हमारी इनकम जो है इस साल की वो तो ओनली 100 है, लेकिन आप लोगों को चिल्लाते जा रहे हो, अरे देखो मैंने कितना बढ़िया काम किया, इस साल मुझे 150 की इनकम हुई, 150 की इनकम हुई। सभी लोग जो है वो सबने 100 रुपए कमाए, किसने 80 कमाए, किसने 100, किसने 120, लेकिन आप सबको क्या चिल्लाते हुए बोल रहे हो? 150। तो क्या आपने अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर लिया, नहीं कर लिया? क्या आपने झोलझाल कर लिया, नहीं कर लिया? कमाई तो करी है 100 की, दिखा रहे हो कितना 150, क्योंकि 50 एडवांस के मिल गए, वो भी इसी साल दिखा रहे हो। यस, तो यहां पे मैनिपुलेशन के चांसेस जो है, गड़बड़ के चांसेस जो है वो क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, क्योंकि पेमेंट आर इधर भी डिले, क्योंकि या तो पेमेंट डिले होती है या मेड अर्ली या जो एडवांस कर दिया। सिमिलरली इनकम भी आप पोस्टपोन होती है या कलेक्टेड अर्ली, तो आप इनको जो है वो करंट में शो कर देते हो। और कंपनी एक्ट 2013 जो है वो इसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। कंपनी एक्ट हमेशा ये बोलता है कि जो भी आप अकाउंटिंग करोगे वो करोगे हमेशा किस पे? एक्रूवल बेसिस पे। तो कैश सिस्टम जो है वो कंपनी एक्ट भी उसको फॉलो नहीं करता। ओके बोलो,
जी सर, तो ये है सबसे पहला आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बोलता है कि इनकम को रिकॉग्नाइज करेंगे ओनली कैश बेसिस पे, जितना कैश मिल गया वही रिकॉग्नाइज करेंगे, चाहे वो इस साल का हो चाहे वो अगले साल का हो। मतलब एडवांस इनकम भी इसी साल की, पिछले साल की इनकम मिली है इस साल, वो भी इस साल की मानेंगे, और जो इस साल की इनकम है उसको तो इस साल मानेंगे। मतलब टोटल जो कैश आपको रिसीव हुआ है वो आपकी इनकम है, टोटल जो कैश आपने पे किया चाहे वो इस साल का था चाहे पिछले साल का चाहे अगले साल का, वो हम इसी साल का ही ट्रीट करेंगे। और जो भी आपकी रिसीप्ट है उसमें से माइनस करेंगे पेमेंट्स को, जो बचेगा वो आपकी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अगर वो पॉजिटिव है और अगर रिसीट आपकी कम है और पेमेंट आपकी ज्यादा है तो हो जाएगा क्या, आपका लॉस। खत्म। यह आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब इसके बाद में अगला जो आ रहा है वो है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या बोलता है, ये बोलता है यार कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग तो बहुत ही बेकार। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के अंदर तो देखो बड़ी दिक्कत है यार। उसमें तो क्या आप सिर्फ करंट ईयर की इनकम को ही क्या करते हो, मतलब आप उसमें जो है वो क्या करते हो, अगर इनकम की बात करें तो इस साल जो भी मिला, जैसे इस साल आपको जो है वो 200 रुपए मिले, 100 मिले करंट ईयर के, 50 लास्ट ईयर के थे प्रीवियस ईयर के, और 50 आपको मिल गए एडवांस नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर कैश बेसिस पे चलोगे ना तो हम इनकम में दिखाएंगे पूरे के पूरे 200, क्योंकि इस साल मिले कितने 200। लेकिन एक्चुअल में इस साल की जो आपकी कमाई है वो ओनली कितनी है सर, इस साल की अगर कमाई की बात करें वो तो ओनली 100 है, क्योंकि 50 जो पिछले साल 50 और पिछले साल के मिले और 50 अगले साल के मिले हैं मुझे, तो ये पिछले साल वाला पिछले साल दिखाना चाहिए था और जो 50 अगले साल की इनको अगले साल दिखाना चाहिए था। बट क्योंकि मैं कैश बेसिस पे कर रहा हूं तो मैं तो ये देखूंगा कि टोटल मुझे क्या मिला, तो पूरे साल में मुझे 200 मिला तो मैं तो 200 की इनकम दिखाऊंगा, जो कि सही है या गलत है, पहले आप बताओ। सर गलत है। अगर आपको अकाउंट्स मेंटेन करने हैं तो अकाउंट ऐसे तो हो जो ट्रू एंड फेयर पिक्चर भी शो करते हो, और ट्रू एंड फेयर पिक्चर को शो करने के लिए क्या होना चाहिए, करंट ईयर की इनकम दिखानी चाहिए, करंट ईयर के खर्चे दिखाने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपने यहां पे तो पिछले साल का भी दिखा दिया और अगले साल का भी दिखा दिया, जो कि गलत है या नहीं है, गलत है। तो जो बढ़िया सिस्टम है अकाउंटिंग का वो है एक्रूअल, जिसके बेस पर सभी लोग जो है वो अकाउंटिंग करते हैं। तो हर जगह पूरे ब्रह्मांड में जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग चलता है वो कौन सा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है। और ये सिस्टम जो है क्या बोलता है, ये सिस्टम बोलता है कि इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस निकालने में हम क्या करेंगे, इनकम वो लेके चलेंगे जो इस साल की है, चाहे वो आपको कैश में मिली है चाहे वो कैश में नहीं मिली। अगर इस साल की है तो इस साल में लेके चलेंगे, और खर्चा उस इनकम में से जब खर्चा माइनस करेंगे तो खर्चा हम कौन सा लेके चलेंगे, जो इस साल पे किया वो नहीं, जो इस साल का है, चाहे वो आपने अभी तक पे किया चाहे आपने पे नहीं किया। तो एक्रूअल बेसिस के अंदर आप जो है कैश मिला या कैश नहीं मिला, कैश पे किया नहीं किया, उसको तवज्जो नहीं दोगे, आप ओनली करंट ईयर के ऊपर जो है वो फोकस करते हो। पढ़ते हैं अंडर दिस बेसिस, बोलते हैं एक्रूअल बेसिस में, एक्रूअल बेसिस का एक और नाम है मर्केंटाइल बेसिस, याद रखना इस बात को। चलो, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बोलता है अंडर दिस बेसिस इनकम आर रिकॉर्डेड, इनकम को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रूड, जिस साल वो कमाई हुई है उस साल। जैसे मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं इस साल, अब आप अगर मुझे पेमेंट करोगे 31 मार्च के बाद में, लेकिन मैं इनकम शो करूंगा इसी साल ही, क्योंकि मैंने आपको सर्विस इसी साल जो है वो क्या करिए, पे करिए। तो अंडर द एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हम क्या करते हैं, इनकम को रिकॉर्ड करते हैं व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रू, जब उसको हमने अर्न कर लिया या फिर उसको क्या कर लिया, एक्रू कर लिया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, इस बात को दरकिनार करते हुए वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट। इसका मतलब इस बात को मैं इग्नोर करूंगा कि आपको कैश मिला है या नहीं मिला, हम जो है वो क्या करेंगे, हम इनकम को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रू, जब आपने इनकम को कमा लिया या एक्रू हो गई है तब आप उसको रिकॉर्ड कर लोगे, वेदर आपको उसके बदले में कैश मिले या ना मिले। सिमिलरली उसी तरीके से आप जो है वो क्या करोगे, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करोगे व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू, जब वो खर्चा हुआ, जिस टाइम पे वो खर्चा हुआ उसी टाइम पे उसको रिकॉर्ड करोगे, वेदर आपने उसके लिए कैश को पे किया और नोट, एंड नोट व्हेन द कैश इज पेड। तो ये है आपका एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये बोलता है इनकम तभी माना जिस साल की इनकम है उसी साल जो है वो क्या करना, ट्रीट करना, चाहे वो आपको मिली हो चाहे ना मिली हो, और खर्चा ट्रीट उसी साल करना जिस साल को एक्चुअल में खर्चा हुआ है, चाहे आपने पे अगले साल किया चाहे आपने पिछले साल किया चाहे आपने इसी साल किया, ठीक है ना जी सर। तो ये क्या बोलते हैं, देखो अब इसको दोबारा पढ़ते हैं, बोलते हैं अंडर दिस बेसिस इनकम को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर अर्न्ड और एक्रू, इररिस्पेक्टिव, इस बात को इग्नोर करते हुए, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कैश इज रिसीव्ड और नॉट, मतलब सेल्स मेड ऑन क्रेडिट, जो सेल्स आपने करी है उधार में, विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सेल ऑफ द पीरियड। सिमिलरली एक्सपेंस को रिकॉर्ड करेंगे व्हेन दे आर इनकर्ड और बिकम ड्यू, एंड नोट व्हेन द कैश इज पेड फॉर देम, और उस साल नहीं करेंगे जिस साल आपने कैश उसके बदले में क्या किया, पे किया। एग्जांपल, रेंट ड्यू था टू द लैंडलॉर्ड बट नॉट पेड विल बी ट्रीटेड एज एक्सपेंसेस for the period when it is due and not in the period when it is
पे। तो जिस साल, अब देखो रेंट पे था लैंडलॉर्ड का, जो मकान मालिक था उसका रेंट जो है वो क्या था, बकाया था, लेकिन आपने उसको जो है वो पे नहीं किया, पे करोगे अगले साल, लेकिन खर्चा क्योंकि वो इसी साल का, तो इसी साल जो है आप उसको जो है वो क्या करोगे, P&L अकाउंट में शो करोगे, चाहे आप उसका पेमेंट अगले साल करो चाहे उससे अगले साल करो। हेंस इन एक्रूवल बेसिस प्रॉफिट एंड लॉस, इसलिए एक्रूवल बेसिस में प्रॉफिट या लॉस जो है पर्टिकुलर पीरियड का इज रिजल्ट होगा किसका, ऑफ द मैचिंग। इसमें हम क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे रेवेन्यू अर्न्ड एंड द एक्सपेंसेस इंकर्ड ड्यूरिंग द पीरियड। दिस मेक इट नेसेसरी टू कंसीडर, और इसीलिए हम लोग जो है कंसीडर करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, जो खर्चे तो कर दिए लेकिन अभी तक खर्चा तो हो गया लेकिन उसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं करी है, तो उनको भी, क्योंकि वो इसी साल खर्चा किया, पेमेंट नहीं की तो क्या हो गया, तो कंसीडर इसी साल करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, जो खर्चा हमने इसी साल कर दिया लेकिन है अगले साल का, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। एक्रूड इनकम, जो इनकम कमा तो ली इसी साल लेकिन अभी तक मिली नहीं है, लेकिन वो है तो इस साल की, तो इस साल ही दिखाएंगे। और इनकम रिसीव इन एडवांस, कोई इनकम जो अपने को इसी साल मिल गई लेकिन है वो एडवांस मिल गई है वो अगले साल की, तो उसको हम अपने प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करेंगे। आउटस्टैंडिंग खर्चों को कंसीडर करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करेंगे, एक्रूड इनकम को कंसीडर करेंगे, चाहे मिली नहीं है तो इसी साल की, और जो इनकम रिसीव होगी एडवांस में उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी एक्ट जो है अंडर द कंपनी एक्ट ऑल कंपनी आर रिक्वायर्ड, कंपनी एक्ट में बोला गया कि जितने भी कंपनीज हैं उन सब के लिए जरूरी है, आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन करेंगे अकाउंट अकॉर्डिंग टू द एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो कंपनी एक्ट में भी ये बोला गया कि हर कंपनी जो है वो क्या करेगी, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे ही अपने अकाउंट्स को क्या करेगी, मेंटेन करेगी। ये डिफरेंस है किसमें, कैश में और एक्रूवल में। आओ एक्रूवल का कुछ फायदे देखते हैं। पहला फायदा तो ये भाई, ये ट्रू पिक्चर शो करेगा। बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि ये इस साल जो खर्चे हो उन सबको शो करेगा, चाहे वो पे किया या नहीं किया, और ये इस साल की इनकम को शो करेगा, चाहे वो एक्चुअल में रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो बोलता है ये डिस्क्लोज करता है ट्रू प्रॉफिट और लॉस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, एंड ऑल्सो ये डिपिक्ट करता है ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज इट टेक इनटू अकाउंट ऑल द ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर पीरियड एंड टेक इनटू अकाउंट ऑल द एडजस्टमेंट लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव इन एडवांस। इन सबकी हम एडजस्टमेंट जो है ऑलरेडी कर लेते हैं। आगे ये फॉलो करता है मैचिंग प्रिंसिपल को भी, बिल्कुल सही बात है। इस साल की इनकम को कमाने में जितना जो भी खर्चा इस साल का है उस सबको हम लोग जो है वो चार्ज करते हैं, तो ये मैचिंग प्रिंसिपल को फॉलो करता है। आगे यहां पे कंसिस्टेंसी होती है इन द कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिफरेंट ईयर इन एक्रूवल बेसिस, बिकॉज इट मेक डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड द रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि ये बताता है कि कौन सा खर्चा कैपिटल नेचर का, कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। और ये इसको रिकॉग्नाइज किया गया कंपनी एक्ट 2013 में। कंपनी एक्ट 2013 यही बोलता है कि हर कंपनी जो है वो एक्रूवल बेसिस पे ही अकाउंटिंग करेगी। नुकसान क्या है, पहला सिंपल नहीं है, बहुत ही टिपिकल है, और दूसरा नुकसान जो है वो ये है कि भाई इसके अंदर आपको एस्टिमेट और पर्सनल जजमेंट लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि कुछ खर्चे ऐसे जो आपने पे तो नहीं किया बट आप चार्ज कर रहे हो, जैसे डेप्रिसिएशन का ये खर्चा है। अब आप बोलते हो कि हर साल हम 15% चार्ज करेंगे, तो ये 15% कहीं लिखा थोड़ी है, ये तो आपने क्या कर दिया, एस्टिमेट किया या अपनी पर्सनल जजमेंट पे किया, तो यहां पे आपकी पर्सनल जजमेंट भी जो है वो रोल प्ले करती है। ये है आपका सेकंड मोड ऑफ अकाउंट, मेथड ऑफ अकाउंटिंग, जिसको बोलते हैं एक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब दोनों में क्या फर्क है एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला और भी क्लैरिटी हो जाएगा। सबसे पहला रिकॉर्डिंग ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस अकाउंटिंग में ओनली जो बेसिस रिकॉर्ड रहेगा वो क्या रहेगा, कैश ट्रांजैक्शन। कैश बेसिस अकाउंटिंग में ओनली कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, जबकि एक्रूवल मेथड के अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, दिस मेथड एक कंप्लीट रिकॉर्ड करता है कैश का भी और साथ में क्रेडिट का भी। मतलब ये करंट ईयर में चाहे आपने खर्चा कैश में किया चाहे क्रेडिट में किया, उसको पूरे को लेके चलता है। बट जो आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है ये ओनली कैश के खर्चों को ही कंसीडर करता है। दूसरा टाइमिंग क्या है रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम का, तो कैश बेसिस तो ये बोलता है कब इनकम को रिकॉर्ड करोगे, जिस टाइम पे वो मिल गई उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो बोलते हैं एज पर दिस बेसिस, मतलब कैश की बात कर रहे हैं, ओनली दोस इनकम आर रिकॉर्डेड विच हैव बीन रिसीव्ड, ईडी आ गया, जो मिल चुकी है इन कैश। जबकि अगर एक्रूवल की बात करें तो वो ये बोलता है कैश मिला चाहे नहीं मिला, वो बात मायने नहीं रखती, बात मायने जो रखते हैं वो ये कि क्या वो इनकम इस साल की है या नहीं है। तो बोलता है एज पर दिस बेसिस ऑल इनकम आर रिकॉर्डेड वेदर कैश उसमें रिसीव हुआ या नहीं हुआ। खर्चा कब कंसीडर करोगे, कैश बेसिस में तो खर्चा हम तब कंसीडर करते हैं जब उसकी एक्चुअल में पेमेंट हो गई हो, लेकिन एक्रूवल में हम ये देखते हैं इस साल का खर्चा है तो कंसीडर करेंगे चाहे कैश में पेमेंट हुआ चाहे नहीं हुआ। तो क्या बोलते हैं टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एक्सपेंस में एज पर दिस बेसिस ओनली दोज एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड व्हिच हैव बीन पेड इन कैश। जबकि एक्रूवल के अंदर क्या होता है एज पर दिस बेसिस ऑल खर्चे, सारे के सारे खर्चे रिकॉर्ड करेंगे वेदर कैश उसके बदले में पे किया या फिर पे नहीं किया। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंस, ये सब आपको मैंने अभी थोड़ा बहुत बता दिया। आउटस्टैंडिंग खर्चे हो गए, प्रीपेड खर्चे हो गए, या एक्रूड इनकम हो गई, या इनकम रिसीव एडवांस हो गई है, इनको कैश बेसिस में कभी भी कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो ओनली
जो खर्चे एक्चुअल में पे हुए हैं सिर्फ वही लेके चलेगा, और जो इनकम एक्चुअल में रिसीव हुई है उसको लेके चलेगा। लेकिन इन सबका ट्रीटमेंट जो है वो आपके एक्रूअल बेसिस के अंदर होता है। तो बोलता है कैश में क्या, दिस बेसिस डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम एंड द इनकम रिसीव इन एडवांस। जबकि अगर बात करूं एक्रूअल में तो क्या बोलता है, दिस बेसिस टेक इनटू कंसीडरेशन, ये लेके चलता है, ये सब चीजों को जो है वो ये लेकर के चलता है। आगे लीगल पोजीशन, कंपनी एक्ट जो है वो कभी भी जो है वो कैश बेसिस को तवज्जो नहीं देता, लेकिन कंपनी एक्ट जो है एक्रूअल बेसिस को तवज्जो देता है। तो कंपनी एक्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है जो खाते बने हैं अंडर एक्रूअल बेसिस। आगे एसेट में तो करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस है वो कहां से निकलेगा, वो निकलता है एक्रूअल बेसिस से, ना कि कैश से। बोलते हैं कैश में क्या, दिस बेसिस डज नॉट एसेट करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस बिकॉज इट डज नॉट मेक ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑल कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। लेकिन एक्रूअल बेसिस जो है वो दोनों ट्रांजैक्शन को लेकर चलता है, कैश को भी क्रेडिट को भी। मतलब ये बोलता है जो ट्रांजैक्शन इस साल की है, जो खर्चे इस साल के हैं, या जो इनकम इस साल की है, चाहे वो कैश में मिली चाहे नहीं मिली, उन सबको ये कंसीडर करके चलता है। और सुटेबिलिटी किसके लिए सुटेबल है भाई, कैश सिस्टम सुटेबल है प्रोफेशनल पीपल्स के लिए, लाइक आपके डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, एक्सेट्रा, इनके लिए। और जबकि जो नॉर्मल बिजनेसमैन है उन सबके लिए एक्रूअल बेसिस जो है वो चलता है, क्योंकि उनका मेजॉरिटी काम उधार में भी चलता है। तो बोलते हैं कैश बेसिस में दिस बेसिस सुटेबल फॉर प्रोफेशनल पीपल लाइक डॉक्टर एंड लॉयर। और जो एक्रूअल है वो क्या, दिस बेसिस अडॉप्टेड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज विद द प्रॉफिट मोटिव। खत्म। एक है कैश, एक है क्या एक्रूअल। एक तीसरा और है जिसको बोलते हैं हाइब्रिड और मिक्स बेस ऑफ अकाउंटिंग। ये क्या है हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये बोलता है देखो समझना, कैश ने क्या बोला, कैश बोलता है कौन से एक्सपेंस और इनकम, जो एक्सपेंस कैश में गए हैं सिर्फ उन्हीं को लेके चलना है, और जो इनकम कैश में रिसीव हुई है या उन्हीं को लेके चलना है। एक्रूअल क्या बोलता है, एक्रूअल ये बोलता है एक्सपेंस में जो इस साल के हैं, जो इस साल के हैं, चाहे वो कैश में हो चाहे वो एक्रूअल में हो, उसको मतलब चाहे वो कैश हो, चाहे वो कैश में पे कर दिए हो, और चाहे वो आपने कैश में पे ना किए हो, लेकिन अगर वो इस साल के ना, ये पूरे के पूरे कंप्लीट खर्चों को लेके चलोगे। और इनकम में ये क्या होता है, इनकम में भी सेम, जो इनकम इस साल की है, चाहे वो कैश में रिसीव हो गई है चाहे वो कैश में रिसीव नहीं हुई, अगर वो इस साल की है तो कंसीडर करेंगे। अब एक तीसरा और आ गया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और ये बोलता है जब कभी भी बात आएगी किसकी, एक्सपेंस की, तो एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग तो करेंगे ऑन किस पे, बोलो सर, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग जो है वो तो करेंगे ऑन एक्रूअल बेसिस, मतलब इस साल का पूरा लेके चलेंगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो एक्रूड हो, मतलब आउटस्टैंडिंग हो। और इनकम की अगर बात करेंगे तो इनकम कंसीडर करेंगे ओनली एंड ओनली ऑन कैश बेसिस। ये आया बेसिकली कुछ प्रोफेशनल्स के लिए। कुछ प्रोफेशनल जो है उनको बोलते हैं कि आप अगर चाहो तो आप हाइब्रिड बेसिस पे भी जो है अकाउंटिंग कर सकते हो। और यहां पे जो आपका अकाउंट बनेगा, देखो यहां जो अकाउंट बनेगा ना आपका, वो बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां जो अकाउंट बनेगा ना, इधर यहां पे अकाउंट बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहां जो बनेगा वो पता है क्या बनेगा, यहां एक तीसरा अकाउंट बनेगा, वो होगा आपका ये देखो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक तीसरा अकाउंट बनेगा हाइब्रिड सिस्टम के अंदर, वो क्या बनेगा, रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट क्यों बोल दिया, क्योंकि इनकम को तो कंसीडर करा ओनली कैश बेसिस पे, तो इसलिए रिसिप्ट। और एक्सपेंडिचर क्यों बोला, पेमेंट नहीं लिखा एक्सपेंडिचर लिखा, क्योंकि खर्चों को कंसीडर करा ऑन एक्रूअल बेसिस पे। आओ देखते हैं तीसरा सिस्टम जो है वो क्या है, उसको बोलते हैं हाइब्रिड या मिक्स बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आपको जो है क्या लर्न करके जाना है, दिस बेस ऑफ अकाउंटिंग जो है एक मिक्सचर है कैश का भी एक्रूअल का भी। अंडर द हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू और एसेट्स को रिकॉग्नाइज करेंगे ऑन कैश बेसिस, जबकि एक्सपेंसेस एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करेंगे ऑन एक्रूअल बेसिस। यूजली जो प्रोफेशनल पीपल हैं सच एज डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, एक्सेट्रा, अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को एंड प्रिपेयर करते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एसर्टेन करने के लिए नेट इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। वो इग्नोर करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम को। वो ये बोलते हैं इनकम तभी मानेंगे जब वो मिल गई है, क्योंकि इनकम, ये जो लॉयर हो गया, डॉक्टर हो गया, वो ये बोलते हैं भाई जब मिल जाएगा तभी मानेंगे। हम एक्रूअल वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि हमारे यहां पे उधारी अगर होगी तो उधारी मर जाती है, समझ रहे हो। और खर्चे ये पूरे लेके चलेंगे, चाहे वो इन्होंने अभी तक कैश में पे किए चाहे पे नहीं किए। आउटस्टैंडिंग खर्चे भी है ना, तो उसको भी ये कंसीडर करके चलते हैं। तो ये क्या बोलता है,
यूजली जो प्रोफेशनल पीपल होते हैं लाइक डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, लॉयर हो गए, ये अडॉप्ट करते हैं इस मेथड को और ये प्रिपेयर करता है रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एसर्टेन करने के लिए देयर नेट इनकम ड्यूरिंग द पीरियड। ये इग्नोर करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम को तो लेके चलेंगे ऑन कैश बेसिस पे, ये इग्नोर करते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम बट टेक इनटू कंसीडरेशन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। लेकिन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लेके चलेंगे, इसका मतलब एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग जो है वो करेंगे एक्रूवल बेसिस पे। आइडिया जो है वो ये है कि क्लेम करेंगे डिडक्शन फॉर द आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्सेबल इनकम। हाइब्रिड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है और अप्रूव्ड सिस्टम है एज पर द जजमेंट ऑफ द कोर्ट। और यहां पे जो अकाउंट बनता है उसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इसका मतलब जो इनकम है उसको तो रिकॉर्डिंग करेंगे ऑन कैश बेसिस पे और जो एक्सपेंसेस है उनका रिकॉर्डिंग करेंगे ऑन एक्रूवल बेसिस। मतलब यहां पे कैश वाली जो खर्चे उनको भी लेके चलेंगे और जो आउटस्टैंडिंग खर्चे उनको भी हम कंसीडर करेंगे। ये तीसरा आपका बेस ऑफ अकाउंटिंग है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या हाइब्रिड और मिक्स्ड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ओके जी सर, लो जी ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। हमने बेसिकली पढ़ना था आपका बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, वो हमने आपको कंप्लीट करवा दिया। अब आप इसको बढ़िया तरीके से कर लीजिए। ओके, और इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट है, अब हमने क्या क्या कर लिया, हमने अकाउंटिंग का मीनिंग कर लिया, ऑब्जेक्टिव कर लिया, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक भी कर लिए, साथ में कैश एंड एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग भी कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग जो पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ठीक है ना जी सर, चलो ये करो। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा, अगर आपको पढ़ के मजा आया और कुछ सीखने को मिला तो जरूर अपने जो आपके मधुर विचार हैं वो कमेंट के अंदर जो है जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन हमारा ओपन है, तो आप जो है जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ओके, और आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर कीजिएगा, थोड़ा उनको भी बेनिफिट मिले इस चीज का। और अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नेक्स्ट आपको वीडियो डालूं इसका तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपकी तैयारी बढ़िया हो जाए। ठीक है ना जी सर, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।